नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह। आइए आज जो है दो वीडियो एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10 के जो नए पाठ्यक्रम में शामिल जो है पहली पुस्तक यानी दो पुस्तक है। एक तो क्षितिज भाग 1 है जो कक्षा 9वीं में चलती है। कई पाठ तो हूबहू जो एनसीईआरटी में वही है, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप जो है बेहतरीन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए बात करते हैं क्षितिज भाग 1 से। पहले इसमें देख लीजिए किसको किसको पढ़ना है। आप पढ़ भी लिए हैं इसको, लेकिन एक बार जो है इसको सबको देखना है। यदि आप 6 से 8 के बीच में है, 9 से 10 के बीच में है, या फिर 11-12। देखिए, दो बैलों की कथा कहानी है प्रेमचंद की, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कई दिन से पढ़े, 1880 से 1936 तक। ये आपके एनसीईआरटी में भी है। लिहाजा की ओर जो है यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 1893 से 1963 तक इनका समय है। उपभोक्तावाद की संस्कृति अगली जो है निबंध शैली में देखेंगे आप कि श्यामाचरण दुबे का यह निबंध है 1922 से 1996 तक। फिर सामने सपनों की याद जो डायरी शैली में एक संस्मरण है आपको मिलेगा। जाबिर हुसैन का जन्म इनका 1945 में होता है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये रिपोर्टाज शैली में लिखा गया एक गद्य है। चपला देवी द्विवेदी युग में ये थी। इसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, चूंकि हम लोगों को हरिशंकर परसाई को भी जानना है, पढ़ना है, हम पढ़े भी, तो व्यंग्य शैली आप यहाँ देखेंगे 1922 से 1995 तक इनका समय है। मेरे बचपन के दिन यहाँ संस्मरण शैली में महादेवी वर्मा को, तो पुनः महादेवी वर्मा को जो है हम लोग देखेंगे। आइए, इसके अलावा जो है आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हजारी प्रसाद 1907 से 1979 तक हम लोग पढ़ भी रहे हैं इनको। एक कुत्ता और एक मैना, यह निबंध आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में नाखून क्यों बढ़ते हैं है। इसके अलावा जो है आइए साखिया एवं शबद देखेंगे कबीर का, ठीक है ना, 1398 से 1518। इसके अलावा कविता में जो है वाक है एक ललद्यद जो है ये 1320 से 1300 की, ये जो है कश्मीर की कवियत्री थी उनको उनके बारे में। इसके बाद रसखान को, ठीक है ना, 1548 से 1628 सवैया। और हर एक लेखक और कवि को विधिवत जानेंगे ताकि परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। कैदी और कोकिला जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। इनके बारे में हम लोग कल पढ़े थे 1889 से 1968 तक। फिर इसके बाद ग्राम श्री, क्योंकि हम लोग पंत से अभी दूर हैं तो पंत को भी एक बार पढ़ लें, 1900 से 1977 तक। चंद्रगहना से लौटती बेर बहुत बेहतरीन कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल पर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वहां भी है आपके पास और यहाँ भी है। 1911 से 2000 में मेघ आए बड़े बनठन के संवर के सर्वस्वदर सक्सेना जो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी 1927 से 1979। इसके अलावा देखिए यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले, इनका जन्म 1936 में। बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी को भी हम लोग नहीं पढ़े, यहाँ उनको हम जो पढ़ेंगे 1946 में इनका। क्योंकि जो मित्र हमारे जो है 9th 10th वाले हैं, चाहे 11th 12th वाले हैं, और या 6 to 8 है, सबको एक बार देखना है। देखिए दो बैलों की कथा प्रेमचंद के बारे में हम कई दिनों से पढ़ा रहे हैं 1880 से 1936। अब इसमें दो बैलों की कथा के माध्यम से ना प्रेमचंद क्या करते हैं, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में बताते हैं कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार जो है संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ती है, ठीक है ना। इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए इसमें मुख्य पात्र आपको पता भी होगा, हीरा और मोती है और झूरी है, झूरी की पत्नी है और पत्नी का भाई गया है, ठीक है ना, भैरव है, छोटी बच्ची और लड़की की सौतेली माँ, और दढ़ियल एक कसाई भी है। और प्रेमचंद के बारे में इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, कई बार चर्चा हो चुकी है। इनके जन्म के बारे में 31 जुलाई और 8 अक्टूबर, निधन के बारे में भी मानसरोवर के
8 भागों में चर्चा हो गई। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कैकल, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उपन्यासों की बात हो गई है। हंस, जागरण, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। माधुरी आदि पत्रिकाओं का ये संपादन करते हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में कहने की इनकी अलग ताकत थी। भाषा सजीव, सरल और मुहावरेदार मिलेगी आपको। अब यहां देखिए, इस पाठ में कुछ कथन है, जैसे मान लीजिए बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर किसे रखा जाता है? बैलों को। हीरा और मोती में कौन अधिक सहनशील है? हीरा बहुत जो है सहनशील रहता है। अब गया के घर से भागकर आए हीरा और मोती से नाराज झूरी की पत्नी उन्हें क्या कहने लगी है? नमक हराम कामचोर। जो परीक्षा हुई थी ना उस समय केवी की, उसमें भी प्रश्न आए थे। रात के समय भैरव की लड़की जो है बैलों के लिए क्या लेकर आती है? 2 रोटियां लेकर आती हैं। औरतों पर सिंह चलाना मना है, ये हीरा का कथन है। एक बार सुन लीजिए, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, ये भी हीरा का है। लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस। हीरा और मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में थे? 1 हफ्ते तक थे। कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा था? एक दढ़ियल कसाई ने, जो इसमें पात्र है। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, लेखक का यानी प्रेमचंद का कथन है। गया के घर से भागकर आए दोनों बैलों को देखकर गांव की बाल सभा ने क्या निश्चय किया था? कि दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने? 4 बार भागने का ये प्रयास करते हैं, ठीक है ना। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की यहाँ कहानी आप मिलेगी। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ये मोती जो है कहता है। आइए अब इसमें और कुछ देख लेते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। कहानी में 5 वाक्य चाहिए, जो है निपात। निपात एक होता है, अव्यय होता है, आप व्याकरण में जानिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जिसे दोनों साथ ही जब जोड़ ये है ना, ही या नाद में डालते और एक ही बैठते हैं। जैसे एक ही विजय ने उसे संसार, इस तरह से ही लगा है ना, तो निपात होता है। अव्यय का अव्यय ही मानेंगे इसको, है ही। अब दूसरा पाठ जो है लिहाजा की ओर, यह यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है ना, 1893 से 1963 तक। अब आइए जो है एनसीईआरटी से सारांश देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है। यह जो है ना अंश जो है राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। पहली बात, उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते वहां की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में, ठीक है ना, समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह यात्रा छद्म वेशधारी भिखारी के वेश में उन्होंने की थी। अब इनके बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में। ये तो आपको पता है कि इनका मूल नाम जो है केदार पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागार्जुन को पढ़ते समय हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा की थी। तब से उनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन हो गया। श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब देखिए बहुत भाषा, यानी पाली, प्राकृत, भ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध, अनुवाद, इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं को एक बार देख लीजिए। आता है कई बार हर परीक्षा में कि मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन की जो है दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी कृतियां हैं। आपको बताना है कि वोल्गा से गंगा जो है किस विधा की रचना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान विषय पर 150 से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी।
अब घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान आपको मिलेगा। अब इस पाठ में देखिए कुछ जगह है, उसके नाम तो जान लीजिए, हो सकता है पूछ दे। जैसे कलिंपोंग, परित्यक्त चीनी किले, सुमति, ये राहुल के जो है बौद्ध भिक्षु दोस्त थे, ये जो है ना किस जाति से संबंधित है, मंगोल जाति के। वहां पे पुल को जब पार करता है लेखक तो एक थोंगला के पहले जो है ना पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंचकर वह ठहरता है। और यहाँ झंडा जो है ना थोंगला 16-17 फीट की ऊंचाई पर है। एक लंकोर नाम आया, इसमें स्थानीय देवता का मंदिर है, जाते हुए वो रास्ता वहां से भटक जाते हैं। आइए, तिंगरी के मैदान में थोड़ा विधिवत है लेकिन बहुत जरूरी है। यह तिंगरी समाधि गिरी थी। अब शंकर की खेती के मुखिया से ये है ना, याद रखिए, बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ इन्होंने बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। यहाँ पर निमसे जो है, इनमें से लेखक टोकर बिहार में मिला था। शेखर की खेती के मुखिया एक तिंगरी जगह है, इसमें आता है। थुक्पा का जगह है। भरिया कुली, पहली तिब्बत यात्रा जो है नेपाल के रास्ते इन्होंने की थी। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। वह सैनिक मार्ग भी था। तिब्बत के समाज में वहां देखते तो जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। पुल पार जब करने के बाद जो चिट वहां देना पड़ता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से, घोड़ा बहुत सुस्त हो गया था, इस कारण वो पिछड़ जाता है। आइए अगला पाठ जो है तीसरा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह निबंध शैली में श्यामाचरण दुबे 1922 से 1996, एनसीईआरटी के आधार पर देख लेते हैं पहले। सॉरी, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे वह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक के बारे में आइए हम जान लेते हैं पहले। अब देखिए, लेखक जो है ना, ये अग्रणी समाज वैज्ञानिक हैं। प्रमुख पुस्तकें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति। अब इसमें जो है जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण व्यवस्थापनाएं बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ आपको भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर इन्होंने लेखन किया है। तीखा कटाक्ष है उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर, यानी दिखावे की संस्कृति। आप इसे मान सकते हैं कि बाजार में विलासितापूर्ण सामग्रियों की प्रधानता है। अब उपभोग का भोग करना ही सुख है, ये याद रखिएगा इसमें। अब इसमें दो चीज और याद रखिएगा कि इस संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका प्रभाव जो है परंपरा और संस्कृति पे, यानी दोनों का अवमूल्यन हुआ है। समाज में विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक दूरी बढ़ाती है। ये दिखावे की संस्कृति है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण विकास। आधुनिकता एक छलावा है और इसमें गांधी जी का कथन है, हमें हमेशा अपने आदर्शों और नैतिक मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। आइए आगे बात करते हैं। आज और कल इसमें देखिए थोड़ा सा जो ना, ये जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। और आप उत्पाद, यानी उत्पाद की जब बात आए तो आप मान लीजिए उपभोक्तावादी श्यामाचरण दुबे का है कथन, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। अब धीरे धीरे ये याद रखिएगा, ये रीतिवाचक
क्रिया विशेषण है, जिसे धीरे धीरे हवा चल रही है, ऐसे शब्द हो तो रीतिवाचक। आज और कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ चौथा पाठ देखिए, सांवले सपनों की याद। ये डायरी शैली में संस्मरण है जाबिर हुसैन का। जन्म इनका 1945 में होता है। एनसीईआरटी में देखिए क्या आपको मिलेगा। यह पाठ जो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होते हैं सालिम अली के मरने के बाद जो है डायरी शैली में संस्मरण के रूप में लिखा जाता है। सालिम अली की मृत्यु से जो दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, इसको याद रखिएगा। अब इनका स्मरण करते हुए वह जो है उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। देखिए कुछ जाबिर हुसैन के बारे में जान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी पर इनका समानाधिकार था। हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, ठीक है ना, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो है सालिम अली वर्ड वाचर के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हीं की याद में था। सांवला से तात्पर्य दुख की अभिव्यक्ति से है। सालिम अली हर रोज पक्षियों के लिए सपने बुनते थे। सालिम अली मनुष्य की सबसे बड़ी भूल जो है प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखने को मानते थे। जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली की याद आती है, ठीक वैसे ही वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की याद आती है। ये जो पक्षी के साथ तुलना लेखक करते हैं। अब यमुना नदी का सांवला रंग कृष्ण की याद दिलाता है। इनका जन्म जो है 12 नवंबर 1996 में हुआ था। सालिम अली की मृत्यु जो है 20 जून 1987 में तहमीना सलीम अली की पत्नी थी। ईयर पिस्टल उनके मामा ने उपहार में उनको दिया था, जिससे गौरैया घायल हुई थी। सालिम अली की आत्मकथा का नाम जो फॉल ऑफ स्पैरो है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है एनसीईआरटी, ठीक है ना, और एससीईआरटी। तो आइए इस पे देख लेते हैं। बस मात्र 2 वीडियो रहेगा एनसीईआरटी से 9th-10th के लिए। लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी और अंग्रेजी उपन्यासकार था। उन्हें साहित्य लिखने की प्रेरणा छत पर बैठी गौरैया से मिलती है। फ्रीडा लॉरेंस की पत्नी का नाम था। साइलेंट वैली जो है केरल के वर्षा वनों को कहा गया, इसे बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अब सालिम अली को पद्म भूषण 1958 में तथा पद्म विभूषण कब मिला? 1976 में। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, ये लेखक का कथन है। अब आइए 5वां पाठ जो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, रिपोर्टाज शैली में चपला देवी और द्विवेदी की हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब इसे मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्सर्ग हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। इसी विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने का उद्देश्य इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया, ठीक है ना। ये हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यानी देवी मैना अपने पिता के महल बिठूर, याद रखिएगा, कानपुर में रहती थी और अंग्रेजों ने उसे बड़ी निर्ममता से अग्नि में भस्म कर दिया, जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला सकता था। लेखिका परिचय चपला देवी के बारे में। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन इनका उल्लेख मिलता है। 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब, याद होगा, जिनकी चर्चा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कुंवर सिंह के साथ करती हैं। कानपुर यानी बिठूर के शासक की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। अब रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, मैना की उम्र उस समय मात्र 13 साल थी, ठीक है। बेहद साहसी, निडर, आत्मविश्वासी थी।
कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजी सेना बिठूर पहुंचती है। अंग्रेज सेनापति का नाम जो टॉमस हे था। अब देखिए, जिसने विद्रोह किया है आप उसे पकड़िए, इस मकान को क्यों गिराना चाहते हैं? यह तो एक जड़ पदार्थ है। कथन किसका है? देवी मैना का। सेनापति हे की बेटी मैरी जो है देवी मैना की क्या थी? मित्र थी। और प्रधान सेनापति आउटरम था, सबको पता ही होगा उस समय। हे जो सेनापति था नाना साहब के महल को गिराने से बचाने के लिए लंदन जो है लॉर्ड कैनिंग के पास तार भेजकर उन्होंने विनती किया था। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जनरल आउटरम की सेना ने सितंबर माह में गिरफ्तार किया और इसी महीने इनको भस्म कर दिया। देवी मैना को कैद कर कानपुर किले में रखा गया था। कल कानपुर के किले में एक भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें नाना साहब की एकमात्र पुत्री को जलाकर भस्म कर दिया गया। यह खबर बाखट अखबार में छपी थी। महाराष्ट्र के इतिहासकार महादेव चिटनाविस बाखट अखबार के संपादक थे। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर में बैठकर जी भरकर रो ले। चलिए अब आते हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ 6 पे, व्यंग्य शैली में है। हरिशंकर परसाई पे हम लोग बात किए, पुनः एक बार यह रिवीजन आप कर लीजिए। 1922 से 1995 इनका समय है। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, यहां से प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। पहली बात, इस पाठ में जनता के लेखक, युग प्रवर्तक व कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद के सरल एवं सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही लेखक ने समाज के लोगों की अवसरवादी प्रवृत्ति व दिखावे की संस्कृति पर भी करारा प्रहार किया है। अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, ठीक है ना, जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। यह याद रखिए, जबलपुर से वसुधा नामक ये पत्रिका निकालते थे। और इसके अतिरिक्त आप यहां देख सकते हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी कहानियां यानी कहानी संग्रह 2 है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। अब इसके बाद जो है निबंध संग्रह आप देख लीजिए कि तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। और इसके बाद व्यंग्य संग्रह, वैश्यों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, इस पाठ से संबंधित कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि सहज, सरल और सादगीपूर्ण जीवन प्रेमचंद का। प्रेमचंद की पत्नी के साथ एकमात्र फोटो को देखकर लेखक को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। कैनवास के जूते बाएं पैर के फटे थे। अगर प्रेमचंद के पास फोटो खिंचवाने की ऐसी पोशाक है तो उनके पास रोजमर्रा के जीवन में पहनने वाली पोशाक कैसी होगी? यह लेखक का कथन है। उस समय जूते 5 रुपये में थे, ठीक है ना, और टोपी 8 आने में। ये इज्जत दिखावे के प्रतीक हैं। प्रेमचंद को मेरे साहित्यिक पुरख नाम से संबोधित करते हैं। साहित्यकारों की गिरती दशा से ये चिंतित है इस पाठ में। अब देखिए, पाठ में भक्ति काल के कुंभन दास कवि का वर्णन मिला है। कुंभन दास कौन थे? उस दिन हम बताए थे कि कुंभन दास जो है अष्टछाप के, ठीक है ना, पहले कवि थे। पहले 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी, ठीक है। उस दिन बताया भी थे यहाँ पे कुसु पकरी गोन छीच। चलिए, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र होरी के बारे में नेम धर्म वाली कमजोरी की बात की गई है। इसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां,
सख्त ठोकर के रूप में आती हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो संघर्षशील थे। अब यहाँ कुम्भन दास का जिनके दुख देख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम, कुम्भन दास कथन है। लोग तो इत्र छुपड़कर फोटो खिंचवाते ताकि फोटो में खुशबू आ जाए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब आइए बात करते हैं मेरे बचपन के दिन। यह संस्मरण है महादेवी वर्मा का। आपको हर जगह पढ़ना है। आप यदि 11 12 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है, 9 10 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है, और 6 से 8 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है। 1907 से 1987 तक तो महादेवी वर्मा पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। आइए एक नजर बहुत तेजी में डालते हैं कि बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे इन्होंने लिखा है जब विद्यालय में वो पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन यहाँ मिलेगा। उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आइए बात कर लें। इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में होता है, छायाबाद में थी ही। प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रिंसिपल थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न इन्होंने किया था। और निहार, रस, निर्जा, यामा, दीपशिखा ये इनके काव्य संग्रह जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां। साहित्य अकादमी इनको 1979 में मिला था। ज्ञानपीठ जो 1982 यामा पर। भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से इनको जो है नवाजा था। आइए साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर जो है भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति आपको देखिए संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा इन्हें के यहाँ प्रकट हुई है। अब पाठ के आसपास देखा जाए कि पाठ में क्या आपको मिलेगा। महादेवी वर्मा की माता जो है कौन सी भाषा, ये हिंदी और संस्कृत जो है इनकी माँ बहुत अच्छा जानती थी। माँ जबलपुर से आई थी और इनके परिवार के सदस्य जो है सभी जो है उर्दू और फारसी बोलते थे। पंचतंत्र की कहानियां जो है पढ़ने के बाद इनको जो कहानियों की प्रेरणा मिली। इनकी माँ जो है ना मीरा के पदों को बहुत अच्छे तरीके से गाती थी। ब्रज भाषा में लिखना शुरू की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है क्रासवेस्ट गर्ल्स कॉलेज जो है ये इलाहाबाद में वहां से शुरू किया था। और इनकी पहली सहेली जो है सुभद्रा कुमारी चौहान बनती हैं। चौहान जी दोनों अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण एक पत्रिका थी, यहां उन लोगों ने भेजा था। आइए असहयोग आंदोलन का उस समय केंद्र बिंदु आनंद भवन था। अभी भी जाइए वहां पे। यही लेखिका गांधी जी से मिली थी। लेखिका है ना जिन कवि सम्मेलनों में भाग लेती थी अक्सर उनके अध्यक्ष जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रत्नाकर और श्रीधर पाठक हुआ करते थे। ठीक है ना। अब जगन्नाथ रत्नाकर ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि यानी आधुनिक काल तक ये लिखते रहे। हरिऔध की चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं। कवि सम्मेलनों में 100 से अधिक पदक प्राप्त हुए थे। चांदी का कटोरा पुरस्कार में जो मिला था ना, ये जो है ना तो खीर खिलाने को कहा, यही कटोरा इन्होंने गांधी जी ने मांगा और जो है दे दिया। लेखिका के साथ उनके कमरे में रहने के लिए जो है ना कोल्हापुर की जेबुन्निसा आई थी। मराठी भाषा ये सिखाई थी इनको। और पड़ोस में जवारा के नवाब साहब एवं बेगम साहिबा ये रहने आए थे। छोटे भाई का नाम मनमोहन था। बेगम साहिबा ने इनका नामकरण किया था। ये जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे। बाद में 100 से अधिक मेडल इनको मिला था। अब यहाँ एक देखिए, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है पाठ है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कुत्ता और एक मैना। ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको जो है 11 12 में भी पढ़ना है, याद रखिएगा।
और 9-10 में भी, 6 to 8 में भी। वहां नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए आइए 1907 से लेकर 1979 तक इनको विधिवत एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि इनसे मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविन्द्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, जैसे कि पता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वहां शांति निकेतन गए थे, आंतरिक विराटता, सहजता के चित्र तो हैं ही, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की हमें प्रेरणा देता है और गुरुदेव टैगोर का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता के बारे में विस्तार से बताता भी है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, इनका जन्म आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरत दुबे का छपरा जिसको ओझवलिया कहते हैं, ओझवलिया। आप बलिया से जो है जब पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब की ओर जाने पर यहां से 15 किलोमीटर दूर एक बसरिकापुर है, वहीं से गंगा नदी किनारे जो है ये गांव है। चलिए, उच्च शिक्षा बीएचयू से, अध्यापन जो है शांति निकेतन में पढ़ाए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में। ये अलग घटना है, जब विधिवत पढ़ेंगे तब इसमें जानकारी और पता ही होगा आपको। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध सब पे इनका अधिकार था और बहुत ही बेहतरीन इनका लेखन है। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये इनके ललित निबंध हो गए। 4 उपन्यास जिसकी कल हम चर्चा किए थे, बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में, 4 चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और आलोचना में जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हो गई, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण मिला था। ललित निबंध ये के माहिर थे, जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। सृजनात्मक सामंजस्य, शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन का अनुभव इनके यहाँ मिलेगा। पाठ में देखिए क्या है। अब टैगोर के जन्म के बारे में ये तो सबको पता है कि 7 मई 1861 में कोलकाता में इनका जन्म होता है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज एशिया में पहला। मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही होता है। आइए बात करते हैं आगे। गुरुदेव अपनी बीमारी और कमजोर होने के कारण कहीं और रहना चाहते थे। गुरुदेव जो है एकांत में रहने के लिए श्री निकेतन की 3री मंजिल जाते हैं। अब ये देखिए, जब लेखक गुरुदेव के घर से परिवार जाता है तो कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे होते हैं। अपने कुत्ते के ऊपर जो है गुरुदेव ने कविता आरोग्य पत्रिका में लिखी थी। पूरी दुनिया में इंसान का सच्चा परिचय उसका प्रेम है, ये टैगोर का कथन है। गुरुदेव की चिता भस्म जो कोलकाता से आया था के साथ अन्य आश्रम वासियों के अलावा वह कुत्ता उत्तरायण तक गया। इसे लेखक ने विश्व की महानतम घटनाओं में एक माना है। सर्वव्यापी पक्षी जो है कौवा होता है। मैना कैसी थी? ये लंगड़ी थी, यूथ भ्रष्ट थी, करुण भाव न दिखाने वाला, फटे पुराने कपड़े, घास के तिनके, कागज के टुकड़े, गोबर, कीचड़ और मिट्टी आदि से घोंसला, ये सब बात आपको यहाँ मिलेगा। इस पाठ में गुरुदेव ने मैना पक्षी को केंद्र में रखकर एक कविता भी लिखी कि मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। इसमें न भाषाहीन प्राणी की कर्म दृष्टि के भीतर उस विशाल सत्य को उन्होंने देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाती। अब देखिए, मीना जो है कहानी सुनाती है। सुनाना जो है यह सकर्मक क्रिया है और ये अभिनव सो रहा है अकर्मक है। अब गाय घास खाती है सकर्मक और गेंद ली सका। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यह क्रिया की बात आई, ठीक है ना, क्रिया की बात आई, अगर सकर्मक की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ से सीधे, यहाँ से मान लीजिए कि जो है सीधे जो है खाना यहाँ निकाल देना है। ये क्रिया आप निकाल दिए,
ऐसे। और यहाँ जो है आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। एक प्रश्न करना है क्या का, दूसरा प्रश्न करना है कौन का। जब क्या का प्रश्न करेंगे आप यहाँ पर, तो क्या का प्रश्न करते समय यदि उत्तर आपका पॉजिटिव आएगा तब वह क्रिया सकर्मक होगी। जैसे मान लीजिए कि खाना खा रहा, क्या खा रहा है, कुछ न कुछ खा रहा होगा, तो वह सकर्मक हो गई। कौन का जब ये पैसिव एक्टिव में भी होता है, ऐसे ही जब एक्टिव टू पैसिव करते हैं वैसे ही होता है। कौन जो है, तो ये कौन का जो उत्तर आता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये आदि से अकर्मक सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं, यह अकर्मक क्रिया हुई। तीसरी होती है प्रेरणार्थक। जब काम अपने प्रेरणार्थक पे आया था, वहां प्रेरणार्थक क्रिया का जो है था, यानी लिखना, लिखाना, लिखवाना, तीन तरह के रूप चलते हैं। चलिए अब आइए काव्य खंड की बात करते हैं। काव्य खंड में जो है एक ही वीडियो में पूरा हमने शामिल कर लिया है। इसमें आपको पढ़ना है साखिया एवं शबद कबीर को, ठीक है ना, वाक ललद्यद को, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यमराज देवताले। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपके सीआरटी में भी देखिए ये भी है, ये भी है, ये है, देखिए पूरा लगभग जो है। तो आप इसको जो है एक नजर से देखिए। अब कबीर के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ बात कर लिया है। जन्म जो है काशी में, मगार में इनका निधन। सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा में आते हैं। कबीर ग्रंथावली, उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। आप यहाँ बताइए कि बीजक का संकलन और संपादन किसने किया था। उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत, राम और रहीम की एकता में विश्वास, पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन यहाँ मिलेगा। काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना आपको मिलेगी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब काव्य का परिचय देख लेते हैं। यहाँ साखियों में ना प्रेम का महत्व मिलेगा आपको। ये ना संतो भाई जो ज्ञान की आंधी होती है ना, वो देखिए। और इसमें साखियां भी हैं। संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबर का विरोध मिलेगा। पहला पद जो है बाहरी आडंबर का विरोध करते हैं, भीतर ही ईश्वर व्याप्ति का संकेत है। इस तरीके से अन्य प्रश्नों की युक्त को देख लें। साखियां जो है ये तो पता है कि दोहा छंद में लिखी जाती हैं। साखियों का अर्थ है आंखों देखिया साक्षात, प्रत्यक्ष, संस्कृत साक्षी से ये प्राप्त हैं। इनमें भक्ति और ज्ञान की जो है प्रमुखता आपको मिलेगी। हृदय की तुलना जो है, ये हम कल कहे थे कि आपको प्रतीक याद रखना है, तो इसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये हृदय की तुलना जो है मानसरोवर झील से करते हैं, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। इसका पानी साफ और निर्मल है। हंस किसका प्रतीक है, आप देखेंगे हाथी का, और हाथी की तुलना ये ज्ञान से करते हैं। चलिए अब पखा पखी का अर्थ पक्ष और विपक्ष हो गया। किस मार्ग में चलने से सांसारिक विकार दूर होता है, योग साधना से। सूर्य को क्या कहते हैं, ये ज्ञान की संज्ञा देते हैं। सूर्य को याद रखेंगे आप। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता है, निरपक्ष भी निष्पक्ष। अब इसको पढ़ लेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे, हित चित्त की द्वेथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरों पर, कुबद कर भांडा फूटा। जोग जुगत काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खिया। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला पाठ जो है वाक है, 10वां पाठ ललद्यद का, 1320 से 1391। बहुत जल्द इसको पढ़ लेते हैं।
अब ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत थी। इनका जन्म सिमपुरा गांव पंपोर कश्मीर में। इनके अन्य नाम जो है लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि हैं। काव्य शैली को इनके वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, वैसे ही इनके वाक प्रसिद्ध है। चलिए, इसमें जो है आपको जो है मिलेगा कि इसमें जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया गया है, ठीक है ना, जो जीवन में से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित रचना है। भक्ति काल की व्यापक जन चेतना आपको अखिल भारतीय स्वरूप से ये परिचित कराती है। पहले वाक है ना, उसमें पढ़िएगा कि इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता है। दूसरे में जो है बाहरी आडंबर का विरोध है, ठीक है ना। तीसरा जो है आत्मालोचन की इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। वो अनुभव करती है कि भवसागर पर जाने के लिए सदकर्म की जरूरत है। और इन वाकों का अनुवाद याद रखिएगा कि मीरा कांत ने किया था और जिंदगी की तुलना ये नाव से करती हैं। आइए बात करते हैं। इसमें कुछ जो है सांस की तुलना ये कच्ची डोरी से करती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव में, इसमें अलंकार रूपक है। कच्चे सकोरे मनुष्य के नाशवान शरीर को समखा तभी होगा संभावी हो वो वैराग भी, ये समक अलंकार है। मध्यम मार्ग पर बल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, मिलाने के लिए दे दिया जाए। सुषुम से सुषुम्ना नाड़ी, माझी को दूं क्या उतराई में, माझी कौन है, परमात्मा। कवित्री परमात्मा के लिए शिव और साहिब, इसको याद रखेंगे, शब्द का प्रयोग किया है। कवित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को शिव की आराधना करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। खा खाकर कुछ पाया नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आ जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब आइए रसखान के बारे में जान लेते हैं। रसखान का सवैया है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। रसखान 1548 से 1628 एनसीईआरटी में जो है देख लीजिए कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, कृष्ण भक्त थे। गोस्वामी विठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही जाकर ये बस जाते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी जो उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह आपको मिलेगा। कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग जो है जग जाहिर है, सबको पता है। देखिए काव्य जो है इसमें कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, ये आपको मिलेगा। प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतनी अपनी भाषा की, ये तो बहुत जरूरी है। शुक्ल जी कहते हैं भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा का ये है ना अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब इसकी इनकी मुख्य लाइन ये जो प्रसिद्ध है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डालो, ये कई बार आ चुका है। आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो, ये मोर पखा वाला भी फेमस है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल करे पहिरोंगो, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरेंगो। रसखान अगला जन्म मनुष्य लेकर गोकुल गांव में चाहते कि वहीं जन्म हो। ब्रज का जंगल, बाग, तालाब सबसे प्रेम है। कल घोंत कर सोना हो तो या मुरली में, ये याद रखिएगा। इसमें यमक अलंकार है। 12वां देखिए पाठ। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, इनको भी आपको पढ़ना है। एससीईआरटी में भी दोनों 1889 से 1968। अब इनका जन्म जो है बाबई गांव है, होशंगाबाद में हुआ था। अब ये बता चुके हमने कि प्रभा, कर्मवीर और प्रताप 3 पत्रिकाओं का संपादन हमने उस दिन बताया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रताप के संपादक कौन थे और क्यों जो है इनको प्रताप की संपादकीय जो है संभालनी पड़ती है। देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेणुलोक भुजे धरा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है। पद्म भूषण हिम तरंगिणी पे जो है
इनको मिला था साहित्य अकादमी। यहाँ आपको राष्ट्रीय भावना के कवि थे ही, स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना आपको यहाँ मिलेगी। इनको जो है इसी कारण जो है इनको एक भारतीय आत्मा कहा गया है, इसी उपनाम से इनको इन्हें कविताएं मिली। कवि कार्यकर्ता जेल भी गए। भक्ति प्रेम प्रकृति संबंधी कविताएं मिलेंगी आपको। शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो है कैदी और कोकिला में है क्या, दरअसल जो है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो शोषण तंत्र है ना, इसका बहुत बारीक विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा इस कविता में। बहुत लोकप्रिय भी कविता है यह कविता। भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब ये देखिए कुछ प्रश्न। अपनी एक जेल यात्रा के दौरान ये कविता इन्होंने लिखी थी। कोयल, इसमें ये सखी मानते हैं कोयल को। कवि ने कौन से गाने, लोहे की जंजीर की बात इसमें हुई। जेल में कैसे हैं, बहुत अधिक निराश और हताश रहता है कवि। जेल का वातावरण जो कवि के लिए देश प्रेम की भावना से भरा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तो इसमें जो उपमा अलंकार है, ये सी है ना, तो उपमा अलंकार है। काली तू रजनी भी काली, इसमें कौन सा अलंकार है, काली हो गया, ये काली यमक हो गया। 10x10 की कोठरी में रहते हैं। मोहन जो है इसमें गांधी जी के लिए आया है। हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता, ये ब्रिटिश में जो है अभी ना काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, ये माखनलाल चतुर्वेदी की लाइन याद रखिएगा। अब ये याद रखिए, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली पर आली, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भी। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से लेकर 1977 तक। इनका जन्म जो है कौसानी गांव अल्मोड़ा में हुआ था। शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में, ये भी दोनों जगह पढ़ना है आपको। आजादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ देते हैं। छायावादी कविता के प्रमुख 4 स्तंभों में थे ही, ठीक है ना। इस स्थिति में 16 से 77 तक इनका जो है रचना काल फैला हुआ है। अब ये जो है छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। वीणा ग्रंथि गुंजन, ग्राम्या पल्लव गोयुगांत, स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान इन्हें थी। एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से इनकी कविताएं समृद्ध करती हैं हमको। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि, इसको याद रखिएगा, शब्द शिल्पी कवि। अब आइए, ग्राम सी कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। इसी रोमांच की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में मिलेगा। प्रकृति का मानवीकरण प्रसिद्ध है। गांव की शोभा, ग्राम श्री, वसंत ऋतु का ये इसमें उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलेगा। यहाँ पर आपको अरहर, सनई का पौधा, फल, पीले फूलों व कलियां की तुलना कवि ने सोने की करधनी से की है। कटहल, पलाश, पीपल, बेर, सरसों, मटर, आम, लीची, सनई, तीसी, ये तीसी ना अलसी का पौधा सुबह केदार जी को पढ़ते समय आया था। जामुन, आंवला, पालक, टमाटर, इतने आदि का वर्णन आपको इस पूरी कविता में मिलेगा।
अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गंगा नदी का वर्णन है। गांव का हरता जनमन, तिनकों के हरे हरे तन, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटे जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। ये कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब आइए जो है पुनः आज एक पढ़ते हैं, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। ये केदार जी की, केदारनाथ अग्रवाल की बहुत प्रसिद्ध 1911 से 2000 तक, इनके बारे में हम लोग ने बात कर ही लिया है। बहरहाल कमासिन गांव बांदा में इनका जन्म, पेशे से वकील, बात करी थी। इनकी रचनाएं, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, इसको याद रखिएगा, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये 2 पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू साहित्य अकादमी, प्रगति वही धारा के ये कवि थे। इसके अतिरिक्त प्रकृति का यथार्थवादी रूप आपको मिलेगा, ध्वनियों की धारा आपको मिलेगी, यहाँ पे संगीत आपको मिलेगा, संगीतात्मकता मिलेगा, बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ जो है इनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। लोक भाषा के निकट और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता से अपनाते हैं। अब यह कविता देखिए, प्रकृति के प्रति गहन अनुराग आपको मिलेगा। चंद्रग्रहणा से लेखक जो है लौट रहा है और लौटते रहे, किसान है, किसान मन को खेत खलिहान, उनका प्राकृतिक परिवेश सहज ही आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि ने उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखते हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना सुरक्षित रखती है। यानी प्रकृति और संस्कृति की एकता यहाँ अभिव्यक्त हुई है। ये एक्चुअली ना शहर बनाम गांव की बात इसमें की गई है। लौटते वक्त जो है रास्ते में सुंदर सुंदर हरे भरे इनको खेत दिखाई पड़ते हैं। वहां सरसों, अलसी, चने के पौधे में बहुत सुंदर फूल खिले रहते हैं, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देख जो है उनके कल्पनाशील मन को ऐसा लगा जैसे मानो प्रकृति ने कोई स्वयंवर रचा दिया हो। इस बहुत मजेदार है ये इनकी पूरी कविता। ये अब चने का पौधा जो है ना, जिसे जो गुलाबी उसमें फूल है, ऐसा लग रहा है कि वो दूल्हा बना है, और सरसों जो है दुल्हन बनी है। प्रकृति अपना आंचल जो है हवा से हिलाकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रही हो। पास जो पतले बदन, लचकती कमर वाली नवयुवती अलसी जो है मानो करीब मेरे बालों पर लगे नीले फूल को छुएगा, मैं उसको अपना हृदय दे दूंगी। वसंत ऋतु का यानी वर्णन है यहाँ पे। चने के पौधे की लंबाई बीते या बलिष्ठ 22.5 इंच दिया गया है। हरा ठिगना चना है और बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसमें चने के पौधे का मानवीकरण किया गया है। अभी हमने आपको बताया क्या कि इसमें शहर बनाम गांव की बात की गई है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये है ना, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरौठा शीश पर। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब आइए 1-2 पाठ और बचा है। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत चर्चित कविता है। 1927 से 1979 इनका जो है बस्ती में इनका जन्म होता है। दीनमान के उपसंपादक और बाल पत्रिका पराग के ये संपादक थे, ठीक है ना। अब ये जो इनकी जो है कविता संग्रह देख लीजिए, इसमें काठ की घंटियां, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, आपको एससीईआरटी में पढ़ना है। बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध यानी बाल साहित्य भी यहाँ मिलेगा। दीनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ बहुत फेमस थे।
इसको याद रखिएगा, ये इसके लिए बहुत चर्चित रहे हैं। साहित्य अकादमी 1983 में इनको मिला है। यहां जो है आपको इस कविता में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध, ठीक है ना, व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। इनकी भाषा जो है सहज लोक की महक लिए हुए है। इसमें संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कराए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है ना, वही मेघ के आने का यहाँ सजीव वर्णन है। देखिए यहाँ पे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सके, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। और देख लीजिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूद लेनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश, वर्षा ऋतु, मानवीकरण अलंकार आपको मिलेगा। आगे आगे नाचती गाती बयार में यहाँ मानवीकरण अलंकार है ही। नदी को यहाँ गांव की बहू के रूप में व्यक्त किया गया है। और बूढ़े पीपल के पेड़ से लिपटी लता को कवि ने क्या मना है, घर की बेटी मना। दामाद को पैर धोकर उसका स्वागत करने वाले घर के सदस्य के बीच में तालाब है। चलिए अब आइए बात करते हैं, थोड़ा बहुत और है। इनके लघु उपन्यास का नाम जो है पागल कुत्तों का मसीहा है। धूल जो है गांव की किशोर युवती है। इसमें जो प्रतीक है, पेड़ जो है गांव वाले गांववासी है, नदी जो गांव की बहू है, लता घर की बेटी है, बादल की प्रतीक्षा करती नायिका, तालाब जो है रिश्तेदार और सेवक है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। आइए अगला पाठ, यमराज की दिशा। यह चंद्रकांत देवताले, इनका जन्म 1936 में जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में 68वीं हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। आइए इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देख लीजिए। इस पे भी प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून सी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला। कविताओं का अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। अब देवताली कविता की जड़ें ना गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में, उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है कवि में। जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। याद रखिएगा, वो अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता भाषा में अत्यंत पारदर्शी, एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करता है और जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती मां अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती, यही मूल है इसमें, ठीक है ना, जो अपशकुन। अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है, सभी तरफ फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कविता में कवि ने बताया है कि उनकी मां ने बचपन में उन्हें क्या एक सीख दी थी कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा में है, इसीलिए दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए।
अब देखिए यहां पर आप देख सकते कि मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था, मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मां को की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब नहीं रही, जो मां जानती थी। अब इस कविता में अन्य तथ्य जो है, मां का सलाहकार जो है ईश्वर रहता है और सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, वे सभी में एक साथ है और अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और आइए बात करते हैं अब अंत में, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ 16 राजेश जोशी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। पत्रकारिता, कहानियां, नाटक, लेख, नाट्य रूपांतर और टिप्पणियां यहाँ मिलेगी। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया इन्होंने। ये कि भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। इसको याद रखिएगा। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी की जो प्रमुख काव्य संग्रह हमेशा पूछता है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा भी याद रखिएगा, नेपथ्य में हंसी भी याद रखना और दो पंक्तियों के बीच में तो रखना ही है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी तो मिला था इनको। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर प्रयास है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यह कविता जो है बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त आपको मिलेगी। यहाँ कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब इसमें देखिए कुछ और तथ्य। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इस कविता को एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा अर्थ खुल जाएगा। आप देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता
अगर ऐसा होता भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिरने की चर्चा है, सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दबने की चाह। मामूल का अर्थ होता है सब कुछ पहले से जैसा, यानी यथावत। बच्चे के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखे, सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। तो बीपीएससी टीचर 2.0 9-10 के नए पाठ्यक्रम में शामिल एनसीईआरटी की पुस्तक जो क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10वीं में चलती है, इसमें देखते हैं कि जो है संपूर्ण पुस्तक का निष्कर्ष हम पेश काव्य खंड में आपको इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। पहली बात तो सूरदास पे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं 1478 से 1583, इनके 2 पद हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, मन की मन ही माज रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति बढ़िया है। इसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तुलसीदास का, इनका समय देख लीजिएगा 1532 से 1623 तक। इसके बाद सवैया है पाए नुपुर कवित डार द्रुम पलना कवित फटक सिलानी देव का समय 1673 से 1767। आत्मकथ्य जो है प्रसाद का भी याद रखिएगा 1889 से 1907 इनका समय है। उत्साह और अट नहीं रही निराला की कविता है, निराला का समय आप देख सकते हैं 1899 से 1961 तक। इसके बाद नागार्जुन का जो यह दंतरित मुस्कान, नागार्जुन का 1911 से 1998। नागार्जुन को गद्य में बहुत मूल चीजें हम इस वीडियो में रखे हैं कि नेताजी का चश्मा है कहानी स्वयं प्रकाश का, जन्म 1947 में। बाल गोविंद भगत, चूंकि आपका यहाँ भी पाठ्यक्रम है रेखा चित्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, 1899 से 1968। लखनवी अंदाज है, यह व्यंग्य कहानी है यशपाल का 1903 से 1976। मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, संस्मरण है सरस्वती दास सक्सेना का। एक कहानी है अभी जो आत्मकथा अंश है मनु भंडारी का 1931 से 2021 तक। जैसे सूरदास के पद जो है 1478 से 1583, और इनके जन्म के बारे में पहली मान्यता पता ही है आपको, मथुरा के निकट रुनकता को लेकर है रेणुका क्षेत्र में। दूसरी मान्यता जो है दिल्ली के पास सीही में माना जाता है, गुरु इनके बल्लभाचार्य थे। अष्टछाप 1565 में बल्लभाचार्य जो है। चलिए, मथुरा और वृंदावन के बीच जो है ना ये गौ घाट पे रहते थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली इनकी किताबें हैं। सूरसागर में लगभग जो है कुल 5000 पद ऐसा माना जाता है एनसीईआरटी में। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र जो है ना, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण यहाँ मिलेगा आपको। वात्सल्य और श्रृंगार के जो है ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रतिभा के रूप में आपको यहाँ उपस्थित मिलेगा। सूर ने जो है ना मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बुद्धि, याद रखिएगा, ठीक है ना, और उसमें जीने की ललक, ब्रजभाषा और लोकगीतों की परंपरा मिलेगी ही। अब देखिए भ्रमर गीत से ना 4 पद दिए गए यहाँ पर। भ्रमर गीत से उद्धव के जरिए गोपियों के पास जो संदेश आता है, उद्धव जो है ना ब्रह्म और योग का उपदेश लेकर जो गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आता है और वहां एक भौरा आता है और उसी से जो है भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो आप देख सकते हैं कि गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर बहुत व्यंग्य बाण का छोड़े हैं। पाठ में संकलित पद जो है देख लीजिए। संभावित पर उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृढ़ तीन रूप परागी, सूरदास अबला हम होरी, गुर चाटी जो पागी। पहला पद देख सकते हैं कि शिकायत जो है वाजिब है यहाँ पर। उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते थे। दूसरा भी देख लीजिए, मन की मन ही समाज रही, कहिए
जाई कौन पयुधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहित, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी है, क्यों मर जादन लही। अब इसके बाद देखिए दूसरे पद में गोपियों की जो है ना स्वीकारोक्ति, जो है मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। तो ये बात, अब इसके बाद तीसरा पद है कि हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वसन नंदनोर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोत स्वप्न दिवसनि सी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करवी ककरी, सूतों व्याधि हमको ले आवे, देख सुनी न करी, यह तो सूर नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ तीसरे में देख सकते हैं कि योग साधना को एक कड़वी ककड़ी की तरह बता के एक निष्ठ प्रेम की बात यहाँ है। इसके बाद हमारे हरि राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इकत चतुर हुते पहले सी, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो हुते चुराए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ही कि जो है, ते क्या अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूरजों प्रजा न जाहि सताए। यानी चौथे पद में जो है उद्धव को ताना मारती हैं ये गोपियां कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया आना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अन्य संभावित प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि कृष्ण जो है कहाँ चले गए थे, वहां चले गए थे, मथुरा चले गए थे। प्रीत नदी में रूपक अलंकार है, ज्यों जल माह तेल की गागरी में उपमा है। सूरदास अबला हम भारी गुर चाटी जो पागी, इसमें अलंकार उपमा है। उद्धव का योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी समान लगता है। सुनत जोग लागत है सो ये उत्प्रेक्षा है। बात करते हैं दूसरा पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास 1532 से 1623। तो इसमें जो है आप जो है तुलसीदास को जो है चलिए बात करते हैं दूसरा पाठ जो है पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास 1532 से 1623। अब देखिए राजापुर के निवासी थे तुलसीदास बांदा के। कुछ विद्वान जो है सोरो यानी जिला एटा 1532 में इनका जन्म बताते हैं। देहावसान 1623 में। बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिलता है और मानव मूल्यों के उपासक का भी थे ही। राम भक्ति परंपरा यहाँ आपको मिलेगी ही। राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। इस आधार पर वह नीति, स्नेह, शील और विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का को प्रतिष्ठित करते हैं। मानस के अलावा इनके यहाँ कवितावली, गीतावली चर्चा हो चुकी है। दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं। अवधि और ब्रज पे समान अधिकार इनका था। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं आगे कि मानस की रचना अवधि में, विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज में इसकी बात हो चुकी है। मुख्य छंद चौपाई है मानस में, बीच बीच में दोहा, सोरठा, हरिगीतिका तथा अन्य छंद आए हैं। विनय पत्रिका रचना जो है गेय पदों में, इसको याद रखिएगा, अर्जी भेजी थी इन्होंने। कवितावली में जो ना सवैया और कवित है, इसको भी याद रखेंगे। प्रबंध और मुक्तक है ही। मानस के यहाँ जो बाल कांड से लिया गया है, सीता स्वयंवर में जो ना जो शिव धनुष भंग होता है, तो परशुराम जी को जब क्रोध आता है तो शिव धनुष को खंडित देखकर जो है यानी क्रोधित होते हैं। वही बात यहाँ पे राम का विनय, विश्वामित्र का समझाना, राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत करना, ये सारी बातें जो है। और इसके बाद लक्ष्मण की वीर और रस पगी व्यंग युक्तियां, तो प्रसिद्ध व्यंजना शैली आप याद रखिएगा। व्यंजना देखिए ये कुछ है ना, छुअत टूट रघुपति में दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, लक्ष्मण कहते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा,
काल वहां जन उलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार, बार बार मोहिलागी बुलावा में पुनरुक्त प्रकाश है, रघुकुल भान में रूपक है। इसके बाद देखिए सवैया कवि तो इनका जो है देव का बहुत मूल चीजें हम यहाँ रखे हैं। देव का जन्म इटावा में 1673 में, पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह इनके दरबार में रहते थे, यानी आश्रयदाताओं में थे। सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के न गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ है। बहुत दान इनको मिली थी। कुल संख्या 52 से 72 थे कविताओं की, काव्य ग्रंथों की। रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ है। ब्रज भाषा में लिखते थे, रीतिकाल में आते हैं। दरबार और आश्रयदाताओं से इनका संबंध था, यानी दरबारी संस्कृति का चित्रण मिलेगा। देव भी इनसे प्रभावित थे। देव भी इन्हीं से छूते नहीं रहे, किंतु इस प्रभाव से जब जब ही मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र भी खींचे हैं। अलंकार और श्रृंगार यहाँ भी मिलेगा आपको। इसके अलावा शब्दों की आवृत्ति याद रखिएगा, इसके लिए ना नया सौंदर्य जो है ये पैदा करने की क्षमता इनके अंदर थी। कविता के आसपास देख लेते हैं, यह कवित सवैयों में है, ठीक है ना। रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण आपको मिलेगा यहाँ पर। दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति की बात की गई है। ये दो सवैया, पहले सवैये में ना कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है आपको, जो कि युग का सामंती वैभव आपको वहां झलकेगा, ये चीज याद रखिएगा। दूसरे कवित्व में वसंत को बालक रूप में दिखाकर ये रागात्मक संबंध यहाँ इन्होंने अपनाया है प्रकृति के साथ। तीसरा कवित्व जो है ना, पूर्णिमा की रात में चांद तारे भरे आकाश की जो है सुंदरता का चित्रण है। कुछ संभावित प्रश्न देख लीजिए। मंद हंसी मुख चंद जुन्हा, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इसमें रूपक अलंकार है। श्री बरज दुल्ह शब्द में कृष्ण के लिए आया है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया कई बार। कवि देव ने बसंत ऋतु को कामदेव महाराज के नवजात शिशु के रूप में दर्शाया है। घर की बुजुर्ग महिलाएं जो है नमक और राई से चीज से बच्चे की नजर उतारती, इसमें दिया गया शिशु बसंत के पालने में हवा झूल रही है। रंग बिरंगे फूलों का वस्त्र जो है ना पालना झूले के लिए है। बिछौना किससे बना है, ये जो है पेड़ों की डालियों और उन डालियों पर उगाए नए नए कोमल पत्तों से बने हैं। मोर और तोते नन्हे शिशु बसंत से बात कर रहे हैं इसमें। ये सारी चीजें हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलगत चंद में ये व्यतिरेक है, जहां राधा रानी चांद से श्रेष्ठ हैं। अब ये देखिए देव के लिए एक चीज याद रखिएगा कि घनाक्षरी नामक, नए छंद और छल नामक संचारी भाव, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। पायन नुपुर मंजू बंजे कटिकिंकिन के धुन की मधुराई, सांवर रंग अंग लसे पटपीत हिये लुसे बनवाल सुहाई। चलिए अगला पाठ देखते हैं। जयशंकर प्रसाद को आत्मकथ्य। प्रसाद जी का जो है ये 1899 से 1907 इनका समय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 8वीं तक क्वींस कॉलेज में घर पे संस्कृत हिंदी फारसी सीखते हैं। छायावाद में आते हैं। प्रमुख काव्य कृतियां आप याद ही रखेंगे, चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति ये कामायनी थी। इस पे मंगला प्रसाद पारितोषिक याद रखेंगे। यह पुरस्कार भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना है। सफल गद्यकार थे ही, क्योंकि इनके नाटक जो अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जो है बहुत प्रसिद्ध है। कंकाल, तितली और इरावती ये ना अपूर्ण ही ये उपन्यास इनके हैं। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह बताए थे उस दिन। इसके अलावा इनके साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य और शक्ति जो है ना ओज का साहित्य भी इन्हें माना जाता है। छायावादी कविता की ना अतिशय कल्पना सौंदर्य के सूक्ष्म का चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथात्मक विशेषांक निकला था 1932 में। उस दिन हम बता रहे थे आपको कि प्रसाद जी के मित्रों के आग्रह किया ना उनकी जो है आत्मकथा लिखें, तो वो उससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से ना ये पैदा हुई थी कविता आत्मकथ्य। अब पहली कविता जो है ना 1932 के जो हंस के जो आत्मकथात्मक विशेषांक था ना उसमें प्रकाशित हुई। इसकी शैली जो है छायावादी शैली थी। कविता में जो है ना प्रसाद ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है।
यहाँ ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग मिलेगा आपको। शब्दों एवं बिंबों के सारे उन्होंने ये बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है यथार्थ को आप यहाँ स्वीकृत मानेंगे। देखिए, आत्मकथा कविता में जो है इसमें प्रसाद गुण है। ये खाली घोड़े से अपने असफल जीवन की ओर इशारा इन्होंने किया है। कभी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? वो अपनी दुर्बलताओं वो अपने जीवन के रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहते थे। कभी अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहते हैं? दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहते हैं। अब इसमें कंथा एक शब्द आया। कंथा एक उपन्यास भी हाल ही में लिखे थे अपने जागरण वाले, तो अंतर्मन के लिए आया कंथा जो है का प्रयोग कवि ने किया अंतर्मन के लिए। कवि ने अंत में अपनी आत्मकथा न लिखने का निर्णय किया है। इसमें मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक क्या कर यो भाग गया। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पंक्ति। इसी में आत्मकथा में है, देखो कितनी आज घनी उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ये पाठ 5 देखिए, उत्साह और अट नहीं रही, 2 कविताएं निराला की है। 1899 से 1961 निराला का समय। और बहुत महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि महिषादल में इनका जन्म, मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव के थे, यूपी के निवासी थे ही। औपचारिक शिक्षा तो मात्र कक्षा 9वीं तक महिषादल में होती है। स्वाध्याय संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी तो पढ़ते ही हैं। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी बहुत माहिर अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का इनके ऊपर प्रभाव था। अद्वैतवाद की बात उस दिन कर भी रहे थे। आत्मीय जनों के असामयिक निधन और साहित्यिक मोर्चे पर बहुत यानी इनको संघर्ष, सरोज स्मृति पता ही आपको। प्रमुख रचनाओं में देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध सब कुछ है। निराला रचनावली आपको 8 खंडों में मिल जाएगी। विस्तृत सरोकारों के कवि है। दार्शनिकता मिलेगा, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित मिलेगा। विद्रोही स्वभाव के कारण है भाव जगत और शिल्प जगत में नया प्रयोग यहाँ मिलेगा आपको। मुक्त छंद तो है ही, मैं शैली अपनाई वाली बात देखा एक दुखी निज भाई। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी आपको यहाँ मिलेगा। आइए उत्साह कविता के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक तरह से ना ये आह्वान गीत है, आह्वान करते हैं, बादल को संबोधित है। बादल निराला का सबसे प्रिय विषय है। बादल की कविताएं परिमल में हम कल बता भी रहे थे आप, कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करता है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्या होता है, विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव बनाता है। जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन के संदर्भ में देखते हैं। अब दूसरा है अट नहीं रही, जो है फागुन की मादकता आपको अट नहीं रही में मिलेगा। फागुन की जो है ना सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में ये देख रहा है कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है इन्होंने। अब देखिए इसमें कुछ शब्द आए हैं, जिससे धराधर आया है बादलों के लिए। कवि ने निदाग जो है यानी भीषण गर्मी के रूप में ये विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के शकल जन, ये उत्साह कविता की लाइन है। इसके अलावा जो है ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं, ये मानवीकरण अलंकार है।
इसके बाद नागार्जुन को आपको दोनों जगह पढ़ना है। यह दंतुरित मुस्कान फसल है, ठीक है ना। दो कविता है 1911 से 1998। ये तो देखिए बात कर लेते। जन्म सतलखा गांव दरभंगा में हुआ। मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था इनका। आरंभिक शिक्षा जो है संस्कृत पाठशाला में होती है, फिर अध्ययन के लिए बनारस कलकत्ता जाते हैं। 36 में ये श्रीलंका जाते हैं, ठीक है ना। 1936 में श्रीलंका जाते हैं, वहां बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और 2 साल के बाद ये फिर 38 से पुनः जो वापस आ जाते हैं। गुम्मक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव आपको यहाँ मिलेगा। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देख लीजिए। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। उपन्यास और अन्य निबंध गद्य विधाओं में देखिए नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में है ही। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर भारत भारती पुरस्कार, बिहार का, ये सारे पुरस्कार मिले हैं। और ये मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, याद रखिएगा, पत्रहीन नग्नगास जो मैथिली की का संग्रह उसमें मिला था। अनेक बार जेल जाते हैं ये। हिंदी और मैथिली पर समान रूप से अधिकार इनका था और बांग्ला और संस्कृत में भी काफी कविताएं ये लिखे हैं। मातृभाषा मैथिली में ना यात्री उपनाम से लिखते थे, इसको भी याद रखेंगे आप। लोक जीवन से इनका गहरा सरोकार था ही। वो भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज यानी पतनशील, यानी सब कुछ इनके जो है साहित्य में मिलेगा। व्यंग्य में बहुत माहिर थे, इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कविता यहाँ मिलेगी ना जो गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थ में जन कवि हैं। छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद दोनों है। यह दंतुरित मुस्कान है ना, छोटे बच्चे को जो है ये मनोहारी मुस्कान जो कवि देखता है तो बड़ा जो है मतलब खुश होता है और अनेक बिंबों के माध्यम से उसके भावों को प्रकट करता है। कवि ये मानता है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांगपन जुड़ जाता है। और फसल दूसरा है। फसल जो है ना, शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता ना ये रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से जो ना ये सृजन, क्रिएशन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय भी जो है कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा, ये कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। कुछ और प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके पहले जो है देख लीजिए, पूरी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ये दंतुरित मुस्कान है। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं क्षितिज में कि छू गया तुमसे, कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था बबुल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य है तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिरप्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि में से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। फसल भी बहुत छोटी सी कविता देख लीजिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक यहां से प्रश्न आएगा, नागार्जुन तो वहीं के हैं तो आना है। दो क्या कहते हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का ये गुणधर्म है फसल। ये याद रखिए, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। अगला पाठ जो गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ठीक है ना, 1918 से 1994। प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी में उत्तर प्रदेश में होती है। एमए जो है
ये एमए इनका जो है अंग्रेजी में है और एलएलबी की उपाधि लखनऊ से इनको मिलती है। कुछ समय वकालत भी करते हैं, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में ये कार्य करते हैं। प्रमुख रचनाएं आपको याद रखना है, नाच और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह हो गया। जन्म कैद एक नाटक है, इसको आप याद रखिएगा। और नई कविता सीमाएं और संभावना, ये तो याद रखेंगे आप, ठीक है, बहुत जरूरी किताब है आलोचना की। नई कविता के कवि हैं, रोमानी मिजाज की ये कवि हैं। विषय की मौलिकता यहाँ मिलेगा, विलक्षण शिल्प आपको मिलेगा। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए ना ये वातावरण के रंग को भरते हैं उसमें। मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग से ना कारण तुक के बिना भी कविता में ये संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। भाषा के यहाँ दो रंग मिलेंगे, एक तो रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, और क्लासिक मिजाज की कविताओं में गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को ये तरजीह देते हैं। चलिए, ये संकलित कविता छाया, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, छाया मत छूना। इस माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि जीवन में सुख दुख दोनों की उपस्थिति जो है, विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कब ये कह रहा है ना कि इससे दुख जो हमारा दुगुना होता है, यानी विगत की जो सुखद काल्पनिकता है उससे चिपक के रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात है, कविता अतीत की स्मृतियों में वर्तमान का सामना करती है और भविष्य का वर्णन करती है। वह क्या बताती है, जीवन के सत्य को छोड़कर छाया में से भ्रमित रहना ना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता रोमानी भावबोध की जो ना आपको अभिव्यक्ति दिलाएगी। अब छाया का नाम जो है ना, यह जान लीजिए कि अतीत की मधुर स्मृतियां जो है छाया के रूप में है। एक शब्द है मृग तृष्णा, जो है धोखा या छलावा। प्रभुता का शरण भी में एक सहाय शब्द बड़प्पन के लिए। कवि को किसका दुख, शरद पूर्णिमा की रात को दुख है। अभी याद रखिएगा, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल सके कर तू भविष्य वरण। दुविधा हत साहस से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखियों पर मन के दुख का अंत नहीं है। पाठ 8 जो है ऋतुराज पे, ठीक ना। ऋतुराज की कविता बहुत ही बेहतरीन कविता आपको मिलेगी यहाँ पे। ऋतुराज की कविता आप जो है ना पढ़ेंगे, कन्यादान। कन्यादान आप याद रखिएगा, लेसन 8 1940 भरतपुर में होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए करते हैं। 40 वर्षों तक ना ये अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते हैं जयपुर में। अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके रहते हैं। इनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल और पानी, सूरत नीरत, नीला मुखारबिंद आदि प्रमुख है। सोमदत्त, ठीक है ना, परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार, पहल याद रखिएगा सम्मान, इनको मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन कविता, इसको पढ़िएगा जरूर। कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ जाती है। कन्यादान कविता में ना माँ है, ठीक है ना, अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कभी यह मानता है ना कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं ना, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव, कमजोरी का उपहास छिपा रहता है उसमें। लड़की जैसा न दिखाई देना, इसमें है कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी का आदर्श की कर्ण का प्रतिकार है। बेटी जो है ना माँ के सबसे निकट होती है, सुख दुख की साथी भी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया है। कविता में कोरी भावों में माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणिक अभिव्यक्ति मिलेगी। आप एक बार पढ़िए, देखिए कितना प्रमाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी
कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए इसके बाद आइए पाटनौ संगतकार मंगलेश डबराल का है, 1948 से 2020 तक इनका समय है। जन्म इनका 1948 में काफल पानी गांव टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। शिक्षा दीक्षा जो है देहरादून में। दिल्ली आ गए, हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने लगे। भोपाल में भारत भवन में ये पूर्वाग्रह जो आती थी ना, उसके सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन काम किया इन्होंने। अब 1983 में ना जनसत्ता अखबार जो था उसके साहित्य संपादक का ये पद संभालते हैं। कुछ समय सहारा समय भी काम करते थे। एनबीटी से जुड़े हैं। 4 कविता संग्रह जो है देखिए, पहाड़ जुड़े रहे, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पहल सम्मान। अनुवाद भी यहाँ मिलेंगे आपको कि अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी और पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी जो है अनुवाद इनके हैं। साहित्य, सिनेमा, संचार और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन ये करते रहे। कविताओं में सामंती बोध मिलेगी आपको, पूंजीवादी छल और छद्म दोनों का प्रतिकार मिलेगा। ये प्रतिकार की शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर जो है सपना रचकर करते हैं। इसको याद रखिएगा। सौंदर्य बोध जो है सूक्ष्म भाषा पारदर्शी है। और संगतकार जो है, यहाँ पर संगतकार जो है गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करते हैं। दृश्य माध्यम जैसे नाटक, फिल्म, संगीत के बारे में तो है ही सही। सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि नायक की सफलता में अनेक लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसी पर यह कविता केंद्रित है कि संगीत की सूक्ष्म चमक और कविता की दृश्यात्मकता भी जो है इस कविता के मुख्य जो है भाग में आप गिन सकते हैं इसको। देखिए संगतकार हो कौन सकता है? वह मुख्य गायक हो सकता है, उसका छोटा भाई मुख्य गायक का, शिष्य या कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को तार सप्तक कहते हैं। हाँ, मुख्य गायक को ढाढ़स बजाने का काम कौन करता है? संगतकार ही करता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उनकी मनुष्यता समझना चाहिए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है तो उसका गला जो है प्रेरणा साथ छोड़ती, उत्साह अस्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आइए गद्य खंड को हमने यहाँ रखा। गद्य खंड में हमने एक चीज रखा है कि जो है गद्य खंड में केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो आप देखिए गद्य खंड में देखिए सबसे पहला जो है स्वयं प्रकाश जो है किस पत्रिका के संपादक थे? तो आप याद रखिएगा वसुधा पत्रिका। स्वयं प्रकाश की प्रसिद्ध कहानी संग्रहों के में शामिल नहीं है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान, विनय ईंधन, ये सारे हैं। इसमें जो है कौन सी है? विनय और ईंधन, ये एक उपन्यास है और सारी जो है कहानियां हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये विनय और ईंधन का एक उपन्यास है स्वयं प्रकाश का। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ये मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित है कि रोचक किस्सा गोई शैली में भी लिखी गई है, वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है, भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का, ये चारों सही है। नेताजी का चश्मा, ये देखिए याद करिएगा, का मूल उद्देश्य क्या है? इन्हीं की जो है कहानी है कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना, इसको याद रखेंगे, वो हमारे अमर वीर शहीदों के प्रति सम्मान, दो ही चीज है यहाँ पर। अब हालदार साहब जो है कंपनी के काम से कस्बे से कब गुजरते हैं? हर 15वें दिन गुजरते हैं। सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की 2 फुट ऊंची बनी प्रतिमा को नगरपालिका ने जिस ड्राइंग मास्टर से बनवाया था उसका नाम क्या था? तो मोतीलाल नाम था।
आगे देखते हैं, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन कहानी में किसने कहा है? यह कथन जो पान वाले का कथन है। 8वां प्रश्न देख लीजिए कि वाह वाह भाई वाह, वह आइडिया भी ठीक ही है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। यह हलदार साहब का कथन है। केवल मुख्य प्रश्नों को लीजिए। अंतिम बार हलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडे से बना चश्मा देखा था उसे किसने लगाया? किसी देशभक्त बच्चे ने। नेताजी का पश्मा चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? तो पान वाला ये अनादर करता है, याद रखिएगा केवल। अब आइए, ये तो पढ़ना ही है आपको। राम वृक्ष बेनीपुरी को अपने यहाँ अभी किन किन पत्रों का ये संपादन करते हैं? तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। बेनीपुरी रचनावली के 8 खंड हैं। चलिए आगे बात करें, बेनीपुरी की रचनाएं कौन कौन सी है? याद रखेंगे, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, ठीक है ना, माटी की मूर्तियां रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर वृतांत यात्रा वृतांत है, जंजीर और दीवारें संस्मरण। बेनीपुरी को कलम का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए, बाल गोविंद भगत का विलक्षण चरित्र किसका प्रतीक है? याद रखेंगे कि मनुष्यता। यही सेम पाठ है वहां भी, लोक संस्कृत और सामूहिक चेतना का। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत लेखक को सन्यासी क्यों लगते हैं? क्योंकि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों की अपेक्षा उनका जीवन मानवीय सरोकारों से जुड़ा है। लखनवी अंदाज पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंकते हैं, आप याद कीजिएगा उसमें, ये झूठी नवाबी शान दिखाने के लिए। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने बिना इच्छा मात्र के कौन सी कहानी लिखे जाने की बात कल्पना की है? बताइए। समकालीन। अब यशपाल की रचनाओं की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति, यथार्थवादी शैली, सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। यशपाल की कहानी संग्रहों में शामिल नहीं है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, वाह दुलिया एवं फूलों का कुर्ता, ये झूठा सच और ये कहानी संग्रह नहीं है, झूठा सच इनका उपन्यास है। चलिए, यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास देखिए आ गया, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। यशपाल ने अपने प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी में किस पर कटाक्ष किया है? ये याद रखिएगा, पतनशील सामंती वर्ग पर ये कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना संबंधित किससे? आकाशवाणी अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान के संपादक, पराकीन मान के। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? ये याद रखिए, काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, एक कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास, लड़ाई और कहानी संग्रह हो गया, बकरी नाटक, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य हो गया, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह हो गया। इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? खूंटियों पर टंगे लोग। आगे देखते हैं, इनकी पहचान किस रूप में की जाती है? मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनके संस्मरण में किसका वर्णन किया है इन्होंने? फादर कामिल बुल्के का। चलिए, फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ होता है? बेल्जियम के रैम चैम्पल शहर में।
कामिल मुल्क ने विधिवत संन्यास कब धारण किया था? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर इन्होंने किया था। फादर कामिल मुल्के ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सन 1950 में किस विषय में शोध किया? ये याद रखिए, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। ये तो जीडीसी कई बार पूछा है। फादर मुल्के ने मांतरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया? नील पंछी नाम से अनुवाद किया था। फादर मुल्के ने हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कहाँ कार्य किया? सेंट जेवियर कॉलेज रांची में। फादर कामिल मुल्के ने विधिवत संन्यास कब धारण किया? इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर। फादर कामिल मुल्के किस कब्रगाह में दफनाया गया था? कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में। फादर कामिल मुल्के के हिंदी प्रेम को स्पष्ट करें। देखिए, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनका बहुत महत्वपूर्ण था। बाइबल का हिंदी अनुवाद करते हैं हिंदी भाषा में। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रेम और परिमल से लगाव इत्यादि जो है था इनका। फादर कामिल मुल्की कितने साल तक? 47 साल तक रहे भारत में। अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल थे? जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश आदि जो है उपस्थित मिलेंगे। मनु भंडारी देख लेते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं: एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु यानी संग्रह, कहानी संग्रह, आपका बंटी हो गया, महाभोज। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास, जो फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी कथाएं लिखती थी। एक कहानी अभी मुख्य रूप से किसका वर्णन है इसमें? मनु जी ने किशोर जीवन से, अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व को जो है ये उभार कर सामने प्रस्तुत करती हैं। मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया से परिचय किसने कराया था? ना, वही हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल ने, वही साहित्य की दुनिया से परिचय करवाया था। मनु भंडारी की माँ जो है ना, त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी। उनकी माँ अपने पति और बच्चों के सामने हमेशा दबी दबी रहती थी। उनकी हर उचित अनुचित मांग को पूरा करना ही वो धर्म समझती थी। मनु भंडारी का किससे वैचारिक मतभेद था? अपने पिता से, क्योंकि उनका दोहरा व्यक्तित्व देखी थी। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन 3 से 20 तक इन्होंने किया था, सरस्वती का संपादन। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृतियां आप देख लीजिए: रसगिरंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये निबंध संग्रह है। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तक हो गई। महिला मोद जो है महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी जो है दर्शन की है। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं आपको मिलेंगी। उनका संपूर्ण साहित्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली जो है 15 खंडों में आपको मिलेगी। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। द्विवेदी जी के पाठ का मूल उद्देश्य इसमें है ना कि पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेना और स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण बनना। कुतर्कों का खंडन है इसमें। द्विवेदी जी के अनुसार नवजागरण का काल की मुख्य विशेषता विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यह है पाठ का नाम, याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा का विरोधी कुतर्कों का खंडन। पहली बार कब प्रकाशित हुआ? सितंबर 1914 में सरस्वती में। पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य शीर्षक से, याद रखिएगा, पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य, इसको याद रखना है। इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया गया। विमला देवी फाउंडेशन से संबंधित लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र हैं। यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए? 3, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। गिरिजा के लेखक द्विजेंद्र की ग्रंथावली का सह संपादन करने वाले विमला देवी फाउंडेशन संबंधित यतीन्द्र मिश्र है। थाती का संपादन, यही पाठ सेम आपका यहाँ भी है, सेम है पाठ। नौबत खाने में इबादत पाठ संबंधित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र, आप याद रखिएगा। ये नौबत खाने में इबादत पाठ किससे संबंधित है? याद रखेंगे, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां इसमें कई परिचय है और उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट और संगीत की साधना को बड़े संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु
लेखक कौन थे? भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित है। उनमें प्रमुख जो है कौन कौन सी है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, इसको याद रखिएगा, कहा क्या देखा आदि प्रमुख है। इसके साथ ही जातक कथाओं के अनुवाद करते हैं। इसका निबंध संस्मरण यात्रा वृतांत भी मिलेगा आपको। अब यह संस्कृत निबंध है, इन्हीं का सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा मिलेगा आपको। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। इस तरीके